तो क्या मैं IIT जैम की प्रिपरेशन के लिए एक सब्जेक्ट स्किप कर सकता हूँ? क्या ये मेरी रैंक को काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा? हो सकता है सेम क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहा हो, तो इस वीडियो में इसी क्वेश्चन को आंसर करने वाला हूँ। So hello guys, welcome to Physics Insight. So let me introduce myself first. For those who are seeing my face for the first time, I am Nitin. I have done my Masters in Physics from IIT Bombay. And in this video, I am going to discuss the pattern of the IIT JAM exam, and then I will analyze the last 5 years question paper, and based on that, I will tell you guys which subjects are easy, which subjects are difficult, and which are scoring. So if you are appearing for the IIT JAM Physics exam, watch this video till end. ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपके दिमाग में कोई भी IIT JAM से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर डेफिनेटली करूँगा। और इस वीडियो के एंड में एक ज़रूरी बात बोलने वाला हूँ, तो अगर आप IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एंड को ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। So as you know that IIT JAM Physics exam consists of 3 sections. Section A, B and C. In section A, there are 30 MCQs in total. 10 questions are of 1 marks and 20 questions are of 2 marks. So 50 marks in total. And in section B, we have 10 MSQs. 2 marks each. So we have 20 marks. So section B is of 20 marks. And in section C, we have 20 questions in total. And this section is of NET, means numerical answer type, and we have 10 questions of 1 marks and 10 questions of 2 marks, so 30 in total. So in exam there are 60 questions in total of 100 marks. So this is the pattern of the exam. So let's come to our next part, that is analysis of last 5 years question paper. So in the last 5 years of question paper we have this marking scheme. So as we are seeing that every subjects have different weightage in different year. So this is not fixed that this subject will contribute this marks. This can vary 10 to 20 marks. So this thing clearly shows that if you skip any one of these subjects, this will affect your score too much. But let's see on the rank. See, पहली बात तो ये कि तुम्हें कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं चाहिए, और तुम्हारे सब्जेक्ट छोड़ने की बात जो आती है वो कब आती है, जब तुम्हारा प्योर बैकग्राउंड फिजिक्स से ना हो। क्योंकि अगर तुम फिजिक्स ऑनर कर रहे हो तो तुम सारे सब्जेक्ट से पढ़ चुके होते हो, लेकिन जैसे तुम अगर फिजिकल साइंस कर रहे हो या फिर तुमने बीटेक किया है तो हो सकता है कि इनमें से कोई सब्जेक्ट तुम्हारे उसमें नहीं हो, या फिर वो एक ऑप्शनल कोर्स के उसमें हो तो तुमने वो सब्जेक्ट छोड़ दिया हो, तो ये केस तब बनता है। तो क्या तुम्हें वो सब्जेक्ट छोड़ने पे ज़्यादा लॉस होगा या नहीं होगा? देखो, तुम्हें डेफिनेटली स्कोर में तो काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारी रैंक में भी शो हो। देखो, अगर पेपर ईजी आता है तो डेफिनेटली तुम्हारी रैंक में भी लॉस होगा, क्योंकि उस केस में 2-3 मार्क्स से भी काफ़ी ज़्यादा रैंक में वेरिएशन आता है। देखो, अगर एग्ज़ाम इजी आता है तो तुम्हें 55 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा किसी IIT में एडमिशन लेने के लिए, ये मिनिमम है। और इस चीज़ के लिए तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स करने ज़रूरी हैं, क्योंकि उसमें तुम्हारे 55 से तुम जैसे ऊपर ऊपर जाओगे 2 मार्क्स पे काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आएगा अगर एग्ज़ाम ईजी है तो तुम्हारे 2 मार्क्स भी तुम्हारी IIT एक चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तुम्हारे 2 मार्क्स भी तुम्हें एक अच्छी IIT दिला सकते हैं। तो इसलिए तुम्हारा मोटिव हमेशा सारे सब्जेक्ट्स का करना चाहिए। लेकिन अगर तुम सारे सब्जेक्ट्स को कवर नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास एनफ टाइम नहीं है, या तुम्हारे पास बिल्कुल भी उस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो, उस सब्जेक्ट को पूरा ना करके उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो। तो उससे क्या होगा कि अगर उस सब्जेक्ट से ईजी क्वेश्चन आता है तो तुम उसको अटैम्प्ट कर सकते हो, तो तुम्हारा जो लॉस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ये उस केस के लिए अगर तुम्हारा उस सब्जेक्ट का ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है तो तुम ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन हमेशा कोशिश करना कि तुम सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लो ताकि तुम्हारा लॉस ज़्यादा ना हो। तो अब बात करते हैं कि अगर एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आता है तो तुम्हारा एक सब्जेक्ट को छोड़ना तुम्हारा स्कोर तो इफेक्ट करेगा, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी रैंक के ऊपर वो ज़्यादा असर ना करे। क्योंकि अगर तुमने बाकी सब्जेक्ट अच्छे से किए हैं और तुमने उसमें अच्छा स्कोर कर लिया है तो तुम्हारी एक डिसेंट रैंक आ सकती है। क्योंकि एक सब्जेक्ट से तुम जैसे देख रहे हो कि एक सब्जेक्ट छोड़ दो, तुम्हारे पास तब भी 90 मार्क्स तो है ना, लेकिन ये है कि तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि तुम उसमें इजीली 55-60 स्कोर कर लो अगर पेपर डिफ़िकल्ट है तो। अगर वैसे पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो तुम्हारा 50 मार्क्स से भी अच्छी IIT में एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, अगर तुम जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो तुम्हारा कभी भी मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम को जस्ट क्वालिफाई करना है। जो तुम्हारा मिनिमम गोल होना चाहिए ना, 50 मार्क्स के लिए तो होना ही चाहिए कि मुझे 50 मार्क्स तो इसमें स्कोर करने ही हैं। ठीक है, क्योंकि देखो क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा कि क्या फ़ायदा होगा कि तुम्हें कोई IIT नहीं मिल रही है,
तो इससे अच्छा तुम रहने ही दो। तो अगर तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एटलीस्ट 50 मार्क्स का तो सोचो कि तुम्हारा IIT में एडमिशन हो ही जाए। तो ये तो हो गया तुम्हारा मार्किंग स्कीम के बारे में। एक बार तुम इसको थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कर लो अपनी तरफ से। अगर तुम्हें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो वीडियो को एक बार यहाँ पर पॉज कर लो और अच्छे से देख लो। तो अभी हम सब्जेक्ट्स की डिफिकल्टी लेवल से पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें करना चाहिए मैथमेटिकल फिजिक्स। इससे क्या होगा कि जैसे तुम मैकेनिक्स करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी करोगे और क्वांटम फिजिक्स करोगे तो मैथमेटिकल फिजिक्स का उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो अगर तुम इस सब्जेक्ट को पहले कर लेते हो तो तुम्हारा दूसरे सब्जेक्ट्स को करने में टाइम बचेगा। तो इस सब्जेक्ट को पहले करना हमेशा एक अच्छा डिसीजन है। तो इसके बाद तुम्हें करनी चाहिए मैकेनिक्स, क्योंकि मैकेनिक्स तुम्हारी एक सोचने की एबिलिटी को बढ़ाता है। देखो सब्जेक्ट काफ़ी बड़ा भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा भी आता है और तुम काफ़ी पहले से भी कर रहे हो। आई थिंक 10th में इसका इंट्रोडक्शन हो जाता है बेसिक काइनेमेटिक्स का। तो तुमने इस सब्जेक्ट को काफ़ी पहले से पढ़ा है तो थोड़ा थोड़ा करने में मज़ा भी आएगा और ये काफ़ी सब्जेक्ट लंबा भी है तो टाइम लगेगा इस सब्जेक्ट को। तो इसके बाद करना ये काफ़ी ज़्यादा सही है। इसके बाद तुम्हें करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, क्योंकि देखो ये सब्जेक्ट भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे इसके अंदर कंसेप्ट हैं और इसके अंदर काफ़ी सारे फॉर्मूलेज भी हैं जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे अगर एग्ज़ाम में टाइम बचाना है तो अगर तुम ये एक बार पहले कर लोगे तो तुम्हें इस सब्जेक्ट को रिवाइज करने का भी काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो ये सब्जेक्ट पहले करना ज़्यादा अच्छा है। और तुम देखोगे तो ऊपर जो मार्किंग स्कीम है इसकी वो भी काफ़ी ज़्यादा है। देखो यहाँ 20 मार्क्स का भी आया है 2017 में, तो ये सब्जेक्ट करना पहले सही रहेगा। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं? तो देखो मॉडर्न फिजिक्स यूनिट में सिलेबस के अंदर न्यूक्लियर भी मेंशन है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी मेंशन है और क्वांटम मैकेनिक्स भी मेंशन है। और इनमें से क्वांटम फिजिक्स जो है वो काफ़ी ईजी आती है तो ज़्यादा स्कोरिंग भी है। तो ये सब्जेक्ट इसके बाद कर लेना। और क्वांटम फिजिक्स क्या है ना, तुम्हारा MSc के लिए काफ़ी अच्छा बेस बनाएगी। तो क्वांटम फिजिक्स को अच्छे से करना, जो इसकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो तुम आगे भी करोगे। तो ये सब्जेक्ट अगर तुम अभी अच्छे से कर लोगे तो ये भी तुम्हारे लिए एक बेनिफिट रहेगा इन लॉन्ग टर्म्स। तो ये तो हो गए हमारे कुछ मेन सब्जेक्ट्स। अब थोड़े जो बाकी के सब्जेक्ट हैं वो ज़्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी थोड़े बहुत बड़े हैं लेकिन इतने ज़्यादा लेंदी नहीं है। तो तुम्हारे लेंदी सब्जेक्ट्स हैं वो यही थे, इनको पहले कर लेना और बाकी का ऑर्डर वो तुम अपनी मर्जी से डिसाइड कर लेना। बाकी जो मैंने सब्जेक्ट्स जो बोले हैं वो पहले कर लेना, ये मेरी तरफ से तुम्हें सजेशन है। तो अब हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट्स की डिफिकल्टी लेवल के ऊपर और कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है। अभी देखो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। तो अभी मैंने जैसे कहा कि मॉडर्न फिजिक्स में 3 पार्ट्स हैं, इसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है, क्वांटम मैकेनिक्स भी है और न्यूक्लियर भी है। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है काफ़ी ईजी आती है तो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। चाहे से क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसका सिलेबस लेंदी हो लेकिन उसमें से काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मॉडरेट क्वेश्चन आता है। न्यूक्लियर फिजिक्स अब ऐसा टॉपिक है, देखो न्यूक्लियर फिजिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे इतना ज़्यादा देखा जाए तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो तुम इसको छोड़ने का भी रिस्क ले सकते हो। और पर्सनली मैंने भी न्यूक्लियर फिजिक्स छोड़ा था क्योंकि मेरे को पसंद नहीं थी और मैंने अपनी ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ी थी न्यूक्लियर फिजिक्स, तो इसलिए मैंने ये छोड़ दी थी। देखो यही बात है, अभी देखो हम सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते हैं लेकिन हम कुछ टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं। अभी मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स छोड़ी थी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको पूरा ही छोड़ दिया था। मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ के गया था और साथ में उनके 1-2 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की थी। मैंने सब्जेक्ट चाहे से छोड़ा हो लेकिन पूरा नहीं छोड़ा था। इतना किया था कि अगर काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन आता है तो मैं उसको अटेम्प्ट कर लूँगा। तो तुम भी अगर कोई टॉपिक छोड़ो, देखो सब्जेक्ट तो छोड़ना मत, लेकिन अगर तुम कोई टॉपिक छोड़ रहे हो तो उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और उसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना ताकि अगर इजी क्वेश्चन आए तो तुम उसको अटेम्प्ट कर सको। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर जो है हमारा ऑक्सीलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स। तो देखो ऑक्सीलेशंस तो इसमें काफ़ी ईजी है और हम मोस्टली इसका मैकेनिक्स से भी कवर कर लेते हैं वैसे। तो इस सब्जेक्ट को तो कभी मत छोड़ना क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आता है काफ़ी ईजी आता है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है। नेक्स्ट है वेव्स एंड ऑप्टिक्स। देखो वेव्स एंड ऑप्टिक्स का जो क्वेश्चन आता है थोड़ा टेक्निकल लेवल पे होता है, तो तुम्हें इस सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अगर तुम्हें इसका अटेम्प्ट करना है तो। पर्सनली मैंने वेव्स के पोर्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था, ऑप्टिक्स के ऊपर मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ऑप्टिक्स के मैंने मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही किए थे प्रैक्टिस, लेकिन वेव्स के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कि तुम्हें किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी है कि तुम किस हिसाब से करना चाह रहे हो, लेकिन मैं एक सजेशन दे रहा हूँ तुम्हें। नेक्स्ट है मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स का जो क्वेश्चन है ज़्यादा
टेक्निकल नहीं होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। अगर तुमने उसकी प्रैक्टिस की है क्वेश्चन तभी होगा तुमसे वहाँ पर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कभी कभी मैथमेटिकल फिजिक्स से डिफिकल्ट लेवल पे आ जाते हैं, जो मतलब कि तुम्हारी कैलकुलेशन में गलतियाँ हो जाती हैं। तो तुम्हें कैलकुलेशन में गलती अवॉइड करने के लिए तुम्हें इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम जो है ना वहाँ पे तुम्हारा स्पीड टेस्ट भी होता है और तुम क्वेश्चन को जल्दी करने के चक्कर में कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो कुछ स्टेप्स छोड़ने के चक्कर में। तो तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस सब्जेक्ट की अगर तुम्हें इस सब्जेक्ट में स्कोर करना है तो। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जो इस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं उसका लेवल इजी टू डिफिकल्ट रहता है। इस सब्जेक्ट से इजी भी क्वेश्चन आते हैं और डिफिकल्ट भी आते हैं और इसकी वेटेज भी ज़्यादा है। जैसे तुम देख रहे हो कि एक बार 20 मार्क्स का आया है, 16 मार्क्स का लास्ट ईयर है और उससे लास्ट ईयर 15 मार्क्स का भी आया है। तो इस सब्जेक्ट से जो डिफिकल्टी लेवल है वो रहता है, तो तुम्हें इस सब्जेक्ट को भी अच्छे से कवर करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सब्जेक्ट के तुम्हें सारे टॉपिक्स करने पड़ेंगे। तुम रिस्क नहीं ले सकते किसी भी टॉपिक को छोड़ने का, क्योंकि देखो एग्जाम में कभी भी ये नहीं रहेगा कि हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी मार्किंग। मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि एक ही टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ जाए, जैसे 3-4 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आगे, ठीक है। तो तुम ये कभी भी नहीं कर सकते। सपोज करो कि तुमने सारे को टॉपिक्स कवर किए और 1-2 टॉपिक तुमने छोड़ दिया, और सपोज करो कि उस सब्जेक्ट से सारे क्वेश्चन उसी टॉपिक से आ गए, तो जो तुमने बाकी के सारे टॉपिक्स किए थे वो एज अ तुम्हारे लिए वेस्ट हो गए उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम जो सब्जेक्ट कर रहे हो तो उसको अच्छे से पूरा करो ताकि तुम्हें बाद में बुरा फील ना हो। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो ये सब्जेक्ट है ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि सॉलिड स्टेट काफ़ी ज़्यादा छोटा है और इससे क्वेश्चंस आते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है थोड़ा लेंथी है लेकिन जो उसके क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो सपोज करो कि इस यूनिट से तुम्हारा ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का एग्जाम में आता है, तो तुम 15 में से 13 मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे। तो जो तुम्हारी ये वाली यूनिट है ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का भी इजी टू डिफिकल्ट लेवल रहता है और मोस्टली इसमें से कंसेप्चुअल बेस्ड आते हैं। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं लेकिन कंसेप्चुअल्स भी इसमें से काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो तुम्हें इसके कंसेप्ट के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है देखा जाए तो। और मैकेनिक्स की काफ़ी सारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, तो मोस्टली उन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स में से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को मत छोड़ना, उन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। अगेन अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। सी काइनेटिक थ्योरी में से तो मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। अगर तुमने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए हैं अच्छे से इसके, मतलब अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है और तुमने उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए हैं तो तुम्हारे इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो तुम इजीली कर दोगे। और थर्मोडायनेमिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो इस यूनिट के तो तुम कोई भी फॉर्मूला गलती से ही मत छोड़ देना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसमें से फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। थर्मोडायनेमिक्स से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। बस इस सब्जेक्ट के लिए इतना ही। तो ये था हमारा एनालिसिस। तो अभी आते हैं उस इंपॉर्टेंट बात पे जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कही थी। मेरी लास्ट वीडियो पे आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो आप मुझे ये बताओ कि मैं पहले किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। नीचे कमेंट जरूर करना कि मैं किस टॉपिक के ऊपर पहले वीडियो बनाऊं। जिस टॉपिक के ज़्यादा कमेंट्स होंगे उस टॉपिक के ऊपर मैं पहले वीडियो बनाऊंगा। और दूसरी बात कि आप में से 1-2 लोगों ने ये भी बोला कि टेलीग्राम का चैनल बना लो और उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊं तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर बनाऊंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो ये चाहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो मैं चैनल बना के क्या करूँगा। तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं टेलीग्राम चैनल भी बना लूँगा, तो ये ज़रूर बता देना। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, थोड़ा उनका भी भला हो जाएगा। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।